हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं वो है स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग एयर कॉलम्स में सीखेंगे, या ऑर्गन पाइप्स आप इससे बोल सकते हो। आप पूछोगे सर ऑर्गन पाइप क्या होती है? बेटा कुछ नहीं है, एक सिंपल सी विसल ले लो, सीटी बना लो, कैप ले लो, पेन की कैप ले लो। तो ये सब जो हमारे पास डिवाइसेस बन पा रही, जैसे मार्कर की मैं कैप ले रहा हूँ, देखो ये मार्कर की कैप हो गई, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये हमारे पास एक ऑर्गन पाइप हो रही है, ठीक है। आप फ्लूट ले सकते हो, फ्लूट मतलब बांसुरी। अब बांसुरी का स्ट्रक्चर देखो, दोनों साइड उसकी ओपन होती है। कुछ बांसुरी जो आप लोग खिलौना वाला खेलते हो उसमें एक साइड बहुत पतला ओपन ओपन दे देते हैं, ओपनिंग दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी एयर कॉलम्स के तरीके ट्रीट की जाती है, या ऑर्गन पाइप की तरह ट्रीट की जाती है। तो आज हम लोग यही चीज सीखने चल रहे हैं कि एयर कॉलम्स में स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। तो चलो पहले चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि स्टैंडिंग वेव होती क्या है। स्टैंडिंग वेव बेसिकली एक पैटर्न है जो बन रहा है सुपरपोजिशन से। किसके सुपरपोजिशन से? दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव के सुपरपोजिशन से, ठीक। मान लो कि दो हमारे पास ट्रेवलिंग वेव्स हैं, एक पॉजिटिव एक्स में जा रही है, नेगेटिव एक्स में जा रही है। जब इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा तो उससे बनने वाला जो पैटर्न हमें ऑब्जर्व होगा वो स्टैंडिंग वेव कहलाएंगे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो दोनों वेव्स होनी चाहिए हमारे पास वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। क्लियर? अब स्ट्रिंग के केस में आपने ये सीखा था कि अगर हमारे पास दोनों एंड्स फिक्स कर दिए जाए या एक एंड फिक्स कर दिया जाए तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? और रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का सुपरपोजिशन स्टैंडिंग वेव बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि एयर कॉलम्स में हमें ये चीज कैसे मिलेगी। क्लियर? तो आओ इन्हीं सब चीजों को देखते हैं, कंडीशंस फॉर्म करते हैं कि स्टैंडिंग वेव एयर कॉलम्स में कैसे बनेगी, क्या क्या कंडीशंस बनेगी। देखो, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम्स, बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, तो सबसे पहली चीज मैं रिकॉल करा रहा हूं। क्या रिकॉल करा रहा हूं बेटा? कुछ टर्म्स, ताकि तुम्हें याद रहे। स्टैंडिंग वेव्स क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये पैटर्न है जो ऑब्जर्व हो रहा है। पैटर्न फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रेवलिंग वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन की वेव्स, आइडेंटिकल वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो उससे बनने वाला पैटर्न ही हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडिंग वेव कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर एयर कॉलम्स की बात हो रही है, तो एयर कॉलम्स के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। एयर कॉलम्स एग्जांपल आप ट्रीट क्या कर सकते हो? जैसे हमारे पास ऑर्गन पाइप हो सकती है, ठीक है, विसल हो सकती है, फ्लूट हो सकती है, या इसी को आप लिख सकते हो एयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम यहाँ पर वायर इंस्ट्रूमेंट्स लिखते, वायर इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो स्ट्रिंग का केस आ जाता। यहाँ पर हमने एयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख सकते हो इसे विसल लिख सकते हो, ठीक है। विसल ले लो, पेन की कैप ले लो, चलो लिख देता हूं मैं पेन्स कैप। तो ये सब हमारे एयर कॉलम्स की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। अब देख सकते हो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। एक हमारे पास इस तरीके के ओपन बोथ एंड हो सकते हैं, एक हमारे पास वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज हो सकता है। क्लियर? जैसे पेन की कैप देखो क्या हो सकती है, एक एंड ओपन है, एक एंड क्या है? क्लोज है।
बोथ एंड ओपन का केस समझाता हूं, जैसे बोथ एंड ओपन फ्लूट हो जाए, ठीक है, वो दोनों बोथ एंड ओपन होती है। तो अब ओपन एंड पर क्या बनेगा, क्लोज एंड पर क्या बनेगा, ये चीज तुम्हें समझनी है, ठीक है। इसको समझने से पहले ये हमारे पास क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, बोथ एंड्स ओपन, यहां पर है वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज्ड, ये कंडीशन आ गई। आप लोगों ने प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन सीखा था कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, यानी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज चलती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा उस जगह पर प्रेशर हमारा क्या मिलेगा, जीरो, और जिस जगह प्रेशर एम्पलीट्यूड मिलेगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये चीज काम की पॉइंट है जो भी आपको समझ में आएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर आर पाई बाई टू आउट ऑफ फेज। बात समझे, ये पाई बाई टू आउट ऑफ फेज होती है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नोड जहां बनेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज प्रेशर एंटी नोड, ठीक है बेटा। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनेगा वहां पर प्रेशर नोड बनेगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सीखना है, समझना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टास्क आएगा आज हम जो सीखना चाहेंगे वो ये आएगा कि स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड। स्टैंडिंग वेव ये पहला केस है, ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट है, बोथ एंड ओपन। और ये हमारे पास केस सेकंड है, वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज। क्लियर। तो इतनी चीजें पहले समझो इस बात को कि मैंने क्या बताई है। मैंने आपको यहां पर समझाया स्टैंडिंग वेव क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एयर कॉलम्स क्या क्या होते हैं, फिर मैंने आपको ये केस बताया कि हमारे पास एयर कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं जिनके दोनों एंड ओपन हो, एक एंड ओपन हो, एक एंड क्या हो, क्लोज हो। डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर जो होती है वो पाई बाई टू आउट ऑफ फेज होती है। जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगी वहां पर प्रेशर एंटी नोड होगी, और जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगी वहां पर प्रेशर क्या होगी, नोड होगी। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये ना समझ में आ रहा हो कि सर नोड और एंटी नोड क्या होते हैं। तो बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूं कि मैं यहाँ पर तुम्हें रटवा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें चीजों को वैसे पढ़ा रहा हूं जैसे मैं खुद पढ़ना पसंद करता हूं, कि आपको कुछ ना आता हो, बेसिक पता हो, एक डेफिनेशन पता हो, उसके थ्रू आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे, ठीक है। फिजिक्स इसीलिए आसान सब्जेक्ट है कि आपको सिर्फ एक लाइन पता हो, आप आगे की चीजों को इवेल्युएट करना सीखो, सेल्फ इवेल्युएशन करो। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उस लेक्चर को स्टार्ट करो, देखो, समझो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि नोड और एंटी नोड क्या होते हैं। नोड ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट के केस की बात कर रहा हूं। और एंटी नोड हमारे पास वो केस होते हैं जहां पर पार्टिकल की मोशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हो रही है। समझ गए। अब आगे आओ, देखो कंडीशन समझो, क्या मैंने ये बोला, इस चीज को दिमाग में बैठा के रखना कि डिस्प्लेसमेंट नोड जिस जगह पर फॉर्म होगा उस जगह को प्रेशर एंटी नोड बनेगा, जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनेगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, नोड होगा। बात समझ में आई, कोई डाउट। अब याद करो स्ट्रिंग का केस। स्ट्रिंग के केस में मैं याद दिलाता हूं आपको, दो केसेस थे। एक केस था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और एक केस था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। याद आया। जब हम इसमें इंसिडेंट वेव बनाते थे तो हमें
फिक्स्ड एंड होने की वजह से एक रिफ्लेक्टेड वेव मिलती है। समझना इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। फिक्स्ड एंड होने की वजह से एक रिफ्लेक्टेड वेव मिलती थी, और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपर पोजिशन की वजह से हमें क्या मिलता था, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव के सुपर पोजिशन की वजह से स्टैंडिंग वेव मिलती थी ऑन द स्ट्रिंग। अब यहां पर देखो, इस केस में दोनों एंड्स क्या है, ओपन है। अब आप पूछोगे सर अगर दोनों एंड्स ओपन है तो कैसे हमें रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मिलेगी, और अगर हमें रिफ्लेक्टेड साउंड वेव नहीं मिली तो हम कैसे स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया। मैंने आपसे क्वेश्चन बहुत बेसिक सा पूछा है कि बेटा अगर इस केस को देखा जाए तो इस केस में दोनों एंड्स हमारे क्या है, ओपन है, और अगर दोनों एंड ओपन है तो हमें कैसे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मिलेगी। चलो इंसिडेंट तो समझ में आ गया कि इंसिडेंट वेव पॉसिबल है, हम बोल दिए तो इंसिडेंट वेव हो गई। हमें रिफ्लेक्शन में अगर कुछ नहीं मिला तो हम दोनों का सुपर पोजिशन कैसे कराएंगे और स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी। यहां तो समझ में आता है कि टकरा करके आ जाएगी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझिएगा कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं लिख देता हूँ ताकि जब तुम नोट्स रिवाइज करो तो तुम्हें समझ में आ जाए। देखो हाउ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, हाउ reflected waves are formed in open organ pipe या एंड। ओपन ऑर्गन पाइप या ओपन एंड पर कैसे रिफ्लेक्शन मिलता है, समझो, डायग्राम से समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। मान लो कि ये तुम्हारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, इसमें कंप्रेशनल वेव एग्जिस्ट कर रही है, मैंने बनाया है, समझिएगा इसे। ठीक है, ये हमारी हो गई कंप्रेशन वेव, ये है कंप्रेशन रीजन, ठीक, जो कि ऐसे ट्रेवल कर इधर। कंप्रेशन रीजन बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब समझना इस बात, जैसे ये वेव हमारी ये वाली इस पॉइंट पर पहुंचेगी, ठीक, तो क्या होगा, मैं इसे ऊपर नीचे करके बनाता हूं ताकि तुम्हें क्लियरिटी समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब ये वेव यानी कंप्रेशन रीजन हमारा इस एंड पर पहुंचेगा तो आप देख सकते हो कि मटेरियल मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी एयर है यहां भी एयर है, लेकिन मीडियम के कैरेक्टर में चेंज हो रहा है। अब पूछोगे सर मीडियम का कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ, देखो कैसे चेंज हुआ। पहली बात क्या समझ में आई, नो चेंज इन मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम में कोई चेंज नहीं है, जो मीडियम ऑर्गन पाइप के अंदर वही मीडियम ऑर्गन पाइप के बाहर। ठीक, जब कंप्रेशन रीजन हमारा यहां पहुंचेगा एंड पे, तब क्या होगा देखो, ठीक, यहां पर इसे फैलने का मौका मिलेगा। दिस कंप्रेशन रीजन इज फ्री टू एक्सपैंड, ये एक्सपैंड करने के लिए फ्री है। बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हुआ कि दियर इज चेंज इन कैरेक्टर ऑफ, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आया है।
मीडियम के नेचर में कोई बदलाव नहीं आया। मीडियम का नेचर वही है, यहां पे भी एयर है, यहां पे भी एयर है, बात समझे। लेकिन ये कंप्रेशन रीजन फ्री हो चुकी है, किस लिए? एक्सपैंड होने के लिए, एक्सपेंशन हुआ। तो जैसे ही एक्सपेंशन हुआ, उस एक्सपेंशन की वजह से कैरेक्टर चेंज हो गया मीडियम का। और यही मीडियम में जो स्लाइड चेंज आ रहा है, जो कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड वेव देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव कैसे ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। तो दिस चेंज इन कैरेक्टर ऑफ मीडियम is responsible for production of reflected waves in open end। ओपन एंड में ये हमें मिल जाती है, ठीक है। हाँ, एक बात और देखो, ध्यान से समझो, क्या यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई बदलाव है? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। बट जो हमारा ये रीजन था, ये कंप्रेशन रीजन, क्या वो ऐसे फैल पा रहा था इस डायरेक्शन में? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बाउंड्री है ना। किसकी बाउंड्री है? जो आपने ऑर्गन पाइप ली है उसकी वॉल्स हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, वॉल्स हैं किसकी? वॉल्स ऑफ ऑर्गन पाइप। जो ऑर्गन पाइप की वॉल्स हैं, वो कंप्रेशन रीजन को बाउंड करके रख रही है, कॉन्स्ट्रेंट करके रख रही है कि बेटा आप सीधी लाइन में ही चलो, आप ऊपर नीचे भागो नहीं। लेकिन जैसे ही बाउंड्री खत्म हुई, देखो तुरंत यहां पर एक्सपेंशन हुआ, और इस एक्सपेंशन की वजह से हमें थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड वेव देखने को। बात समझ गए? तो ये था कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव हमें मिलती है, और कैसे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर के साउंड वेव बनाएंगी। आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग केस स्टडी करने चलते हैं कि जब हमारे पास ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन हो, और जब हमारे पास ऑर्गन पाइप क्या हो, एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज हो। तो आप इसे एक बार देख लो, समझ लो, जो चीज ना क्लियर हुई वो पूछ लो। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बेटा स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग पढ़ा था, यानी कि ट्रांसवर्स कैरेक्टर के लिए पढ़ा था। आज आप किसके लिए पढ़ रहे हो? लॉन्गिट्यूडनल कैरेक्टर ऑफ वेव के लिए पढ़ रहे हो। क्लियर? देखो, चलो केस स्टडी करते हैं। तो हमारे पास केस स्टडी क्या है? पहला केस है बोथ एंड ओपन। हाँ, एक चीज और बता दूं कि कौन सा एंड हमारा नोड बनेगा और कौन सा एंड एंटी नोड बनेगा, इस पर भी हम बात कर लें, ताकि चीजें हमारे लिए बेस्ट हो। तो मैं इस पॉइंट को भी रफ नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है अभी मैं रफ कर दूंगा। पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट हमारे पास ये है कि ओपन एंड क्या बनेगा और क्लोज्ड एंड क्या बनेगा। वेट करो, मैं एक मिनट में आ रहा हूं। हाँ बच्चों, देखो क्या बात हो रही थी, ओपन एंड क्या है और क्लोज एंड क्या बनेगा, ठीक है। जो हमारा ओपन एंड होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। समझे? यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मिलेगा।
और जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर क्या है, π/2 आउट ऑफ फेज है। तो जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मिल रहा है वहां पर क्या बनने वाला है, तो वो बनेगा प्रेशर नोड। ठीक। क्लोज एंड क्या है, क्लोज एंड हमें देता है डिस्प्लेसमेंट नोड, और जिस जगह डिस्प्लेसमेंट नोड बनती है वहां पर क्या बनती है, प्रेशर एंटी नोड बनती है। समझे। अब आप पूछोगे कि सर पहले मुझे ये क्लियर करिए कि ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड कैसे बनाना है। तो बेटा बेसिक सी बात है, ओपन एंड का मतलब जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वो फ्री है मूव करने के लिए। बात समझ में आ रही है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जब उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्टिकल को मूवमेंट के लिए, तो वहां पर वो मैक्सिमम मूव कर सकता है। लेकिन अभी तुम बाउंड्री रिजिड कर दो, समझो इस चीज को ऐसे समझो, ये वाला केस, स्ट्रिंग वाला केस। तो स्ट्रिंग के केस में देखो क्या था, जब हमें क्लोज्ड एंड मिल रहे थे वहां पे हमें क्या मिल रहा था, नोड मिल रहा था ना। तो नोड किसके लिए मिल रहा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए मिल रहा था। वही चीज मैंने लिखी क्लोज्ड एंड के लिए। और जब ओपन था तब क्या मिल रहा था, ओपन पे एंटी नोड और क्लोज पे। आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये बात दिमाग में बैठा के रखो, सारा केस इसी पर चलेगा, इसी एक लाइन पर चलने वाला है कि जहां पर ओपन एंड वहां डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड और जहां पर प्रेशर नोड। ठीक। चलो अब आगे देखो डिस्क्रिप्शन। पहला केस, बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन तब जब आपको इसके टर्म्स सारे याद हो, आपके दिमाग में बैठे हो। और मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ या कोई ऐसा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगे कि ये तो हमें कभी सुना ही नहीं। ये सारी चीजें आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। बस उसकी फिजिकल मीनिंग को दिमाग में बैठा के रखो, सारी कंडीशंस अपने आप डिराइव हो जाएंगी। चलो देखो बेटा, कंडीशन क्या है। केस नंबर 1, बोथ एंड्स ओपन। पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। पहले फिजिकल एनालिसिस। चलो फिजिकल एनालिसिस करते हैं। फिजिकल एनालिसिस में हमने ऑर्गन पाइप कंसीडर करना, अभी केस बनाएंगे इसीलिए। ठीक। अब बेटा बताओ, ध्यान से बताना, ये ओपन एंड है। ओपन एंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए दिखाऊंगा सेम चीज, फिर मैं यहां पर दिखाऊंगा प्रेशर के लिए। बात समझ में आई, अभी अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए ओपन एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। क्लियर है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है उसकी लंबाई हमने कितनी ले रखी है, एल लंबाई ले रखी है, एल लेंथ ले रखी है ऑर्गन पाइप की। ठीक। तो हमें यहां पर क्या चाहिए, एंटी नोड चाहिए, बिल्कुल। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दो एंटी नोड के बीच में एक नोड आता है, इसी को जस्ट उल्टा बोलो, दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड आता है। ठीक। तो बताओ बेटा, दो एंटी नोड दिख रहे हैं, एंटी नोड के बीच में क्या आएगा, एक नोड आएगा। आएगा, चलो नोड बनाओ। देखो ये देखो, बना कि नहीं बना। ठीक। अब यहां देखो, हमारे पास ये नोड था, दो एंटी नोड हो गए। अब एक काम और करते हैं, इसे दो पार्ट में तोड़, एक एंटी नोड ये रहा, एक एंटी नोड, समझ गए। एक ही आएगा कि दो आएगा, ये बताओ, क्लियर करो। एक ही आएगा।
समझे? ध्यान से देखना। अब फिर यहाँ पे एक नोड बनेगा, यहाँ पे एक नोड बनेगा, बनाओ। ये देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है। चलो फाइंड करते हैं लंबाई और कितनी वेवलेंथ हमारे पास है। बेटा इतना पोर्शन देखो, बस इतना, ये तो तुम्हारे पास लैम्डा बाई 4 है, ये कितना है, ये भी लैम्डा बाई 4 है। तो लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4 मिला करके क्या बना दिया, लैम्डा बाई 2। ठीक, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 लैम्डा बाई 2। आ गई कि नहीं आ गई? यहां देखो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 बन गए, लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 मतलब 2 लैम्डा बाई 2। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा बाई 2। ये तब की कंडीशन पर बात हो रही है जब हमारे पास दोनों एंड्स क्या है, ओपन है। अभी ऐसे ही तुम एक और बना सकते हो, ये देखो कंसीडर कर सकते हो। तो मैं इधर ही बना देता हूं, उधर नहीं चलते, यहीं पर ले लेते। प्रेशर का केस हम वहां पर बना लेंगे, उस साइड। चलो देखो बनाओ, ये रहा। ठीक, दोनों साइड क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। अभी एक एंटी नोड लाए थे, अब दो एंटी नोड लाओ, ला सकते हो। दो एंटी नोड्स के बीच में क्या बनता है, नोड आता है। दो एंटी नोड्स के बीच में क्या आता है, नोड। दो एंटी नोड्स के बीच में क्या आता है, नोड। नोड, नोड और नोड, ऐसे कुछ लाना है हमें। देखते हैं क्या बनता है। ऐसा कुछ आएगा, ये देखो, समझे? ये बताओ कितनी लंबाई है, लंबाई तो बेटा एल ही है। वेवलेंथ के टर्म्स में देखें, एक पूरी वेवलेंथ आ गई लैम्डा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। कितनी वैल्यू आई, 3 लैम्डा बाई 2। समझ रहे हो? ऐसे ही आगे बनाओगे 4 लैम्डा बाई 2, एन के लिए बनाओगे एन लैम्डा बाई 2। तो इन जनरल, जनरल क्या लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट है बेटा, 1 से, जहां पे एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये स्टार्ट हो रही है। यहां से क्या मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं, 2 एल अपॉन। समझ गए? और अगर तुम्हें लैम्डा पता है तो तुम क्या फाइंड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू ये फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे वेरियस डिस्प्लेसमेंट नोड और एंटी नोड को शो कर रहा था। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, समझो। वेरियस डिस्प्लेसमेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स, समझ गए? अब मैंने क्या बोला, जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहां पर क्या बनेगा, प्रेशर का एंटी नोड। चलो अब प्रेशर के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो वेरियस प्रेशर नोड्स एंड एंटी नोड्स। अब मैं इसकी बात करूं, क्लियर है ना? लेकिन कंडीशन अभी भी वही चल रही है, केस फर्स्ट हमारे पास वही है, बोथ एंड्स ओपन। मैं ये तुम्हें पूरा ट्रीटमेंट दिखा रहा हूं फिजिकल एनालिसिस के साथ। अभी मैं जो कंडीशन पर पहुंचा, दैट इज लैम्डा की वैल्यू 2l अपॉन n होती है, इस कंडीशन पर हम पहुंचेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से या एनालिटिकल ट्रीटमेंट से, जब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी मैं इसके डायग्राम को समझाता हूं प्रेशर नोड के लिए। देखो क्या होगा प्रेशर नोड, ये है तुम्हारे पास एल लंबाई की एक ऑर्गन पाइप, समझ गए? ठीक है, देखो
जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बन रहा है उस जगह पर प्रेशर का क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास प्रेशर के नोड बनेंगे। तो पी एन मतलब प्रेशर नोड, ठीक। और दो नोड्स के बीच में एक क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो यहां बनेगा प्रेशर का एंटी नोड। बनाओ, ये देखो बना। इसका फॉर्मुलेशन करोगे तो ये आधी वेव ही तो बन रही है। क्या मैं ये लिख सकता हूं, 1 लैम्डा/2। आगे देखो, सिमिलर कंडीशन, प्रेशर नोड, प्रेशर नोड, ठीक। अभी एक आया था, एक प्रेशर नोड और लेके आ। अब यहां पर आएगा प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड। बनाओ कुछ इस तरीके से, देखा, समझे। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा/2। फिर और खींच के बनाओगे, तीन टर्म्स के लिए एक नोड, यहाँ पे नोड ही बनेगा, प्रेशर का नोड बनेगा, प्रेशर नोड बनेगा, ठीक। अभी आपने एक नोड रखा था, अब यहाँ पर दो नोड रखो, प्रेशर नोड, प्रेशर नोड, कुछ इस तरीके से। ये देखो कितनी वैल्यू आई, एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा/2। तो जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या बनेगा तुम्हारे पास, जनरली एल बराबर n λ/2, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन फॉलो करेगी, और लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n। तो हम फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, सो फ्रीक्वेंसी f इंटू लैम्डा इज इक्वल टू v। तो f बराबर लैम्डा की जगह पे वैल्यू क्या रखोगे, 2l/n बराबर v। तो f इज इक्वल टू nv/2l। देखो n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन, ये डिपेंड कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन n। इतनी बात क्लियर हुई। अब नोटिस करो, अगर मैं n बराबर 1 लेता हूं तो f1 मिलेगा v/2l मिलेगा। ये होगी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल नोट। तो हमारे पास फंडामेंटल नोट क्या है, ये वाली कंडीशन है। फिर जब n बराबर 2 लिखोगे तो ये वाली कंडीशन मिलेगी या ये वाली कंडीशन मिलेगी, दोनों सेम चीजें हैं बेटा। इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट नोड और एंटी नोड आ रहा है, इस जगह पर प्रेशर नोड और एंटी नोड आ रहा है, समझ रहे हो। तो मैं अब इसके नाम लिखने चल रहा हूं। n बराबर 1 के केस में हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल नोड। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल नोड बोलते हैं। जब n बराबर 2 आता है तब इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोली जाती है, फर्स्ट ओवरटोन बोली जाती है। n बराबर 3/2 के लिए सेकंड ओवरटोन बोली जाती है। और ऐसे ही जब हम लोग nth ऑर्डर पे जाएंगे तो हम लोग उसे बोलेंगे nth ओवरटोन। बात क्लियर हुई। तो ये थी हमारी फिजिकल एनालिसिस, किसके लिए, बोथ एंड्स ओपन के लिए। हमने फॉर्मुलेशन बना लिया। अब हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे इसी केस का, समझे। तो एक बार डायग्राम देखो और समझने की कोशिश करो कि जो चीज मैंने यहां पर तुम्हारे लिए लिख दी है इस बॉक्स में, वही सारा का सारा काम बना रही है। ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मिलता है, ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मिलता है, देखो ये ये ठीक। लेकिन प्रेशर क्या मिलता है, नोड मिलता है। तो प्रेशर का क्या मिला, नोड मिला, समझ गए। अब एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक,
ये वर्ड मैं लिखा रहने दूंगा, बार बार उसे रफ लिखेंगे नहीं, वो लिखा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है ये, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आए, ठीक है। और क्वेश्चंस में गलती कहाँ होती है मैं ये भी बताता हूँ। बेटा कोई फॉर्मूला बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है हम लोगों से इन वर्ड्स में, सेकंड ओवरटोन या फर्स्ट ओवरटोन या फंडामेंटल नोट। जब ये वर्ड बोलता है तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ओवरटोन बोल दिया या हार्मोनिक्स बोल दिया, तो हमें समझ ही नहीं आता कि सेकंड ओवरटोन के लिए n बराबर 2 लेना है कि n बराबर 3 लेना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमसे यही गलती होती है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में बैठा के रखना, और ये तब भी और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज के बाद, जैसे ही 2-3 लेक्चर और बाकी हैं, ये जैसे ही खत्म होंगे तो मैं पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए बनाऊंगा। पूरे क्वेश्चंस किसके किसके होंगे? एक दिन नीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक दिन जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व होगा, जेई का होगा जिसमें एडवांस का भी पार्ट रहेगा। एक दिन मैं ग्रेजुएशन में आए हुए क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से जो आप लोग बीएससी करते हो ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस उठते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करूंगा। मास्टर्स में ये आते ही नहीं, ये टॉपिक ही नहीं है, तो मास्टर्स के लिए बात ही नहीं करनी है। तो हमारे पास जो केस चल रहा था, केस फर्स्ट था, बोथ एंड्स ओपन, ठीक है। अब इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट चलती है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने कंसीडर की वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आप उसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? इक्वेशन प्रेशर के लिए बनेगी, प्रेशर वेव के लिए बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए बना सकते हैं। तो हम प्रेशर को ही मानकर चलते हैं ताकि हमारा एनालिसिस स्टार्ट ही हो। तो कंसीडर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवलिंग in positive x direction is represented by डेल्टा p इज इक्वल टू, या p1 मान लेते हैं, चलो इसे p1 ही लिख देते हैं, डेल्टा p मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी हो गई इंसिडेंट वाली। अब रिफ्लेक्टेड के लिए बनाओगे, ध्यान से समझना। नाउ दिस इंसिडेंट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड एट ओपन एंड। ध्यान से समझो बेटा, ओपन एंड लिखा है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ओपन एंड पर कैसे तुम्हें रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी। ओपन एंड पर रिफ्लेक्टेड वेव हमें इस तरीके से मिलेगी कि प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर वेव हमारे पास इस चेंबर में या इस ऑर्गन पाइप में कंप्रेशन रीजन चल रहा है, तो जैसे ही एंड पे पहुंचेगी तो उसे एक्सपेंड करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, और यही एक्सपेंशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव के लिए, ठीक। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें यह सीखने को मिल रहा है बेटा कि जब ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन होती है तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज आता है। ये चीज ध्यान से देखिएगा, समझाता हूं कैसे पाई का फेज चेंज आता है। नाउ दिस इंसिडेंट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड एट ओपन एंड ए फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स। कितने का फेज चेंज आ जाएगा? पाई का फेज चेंज आ जाएगा। अब पूछोगे सर पाई का फेज चेंज कैसे आया, 180 का फेज चेंज कैसे आया?
180 का फेज चेंज इसलिए आया क्योंकि बेटा मीडियम के कैरेक्टर में बदलाव हुआ। अभी जब ओपन कर देते, देखो ओपन है या इसे मैं क्लोज कर देता हूं, क्लोज कर दिया, जो भी वेव आएगी, मैं इसे समझाता हूं एग्जांपल से, तब तुम और अच्छे समझोगे। मान लो कि ये है तुम्हारे पास ऑर्गन पाइप, ठीक है, लो बन गई, देखो बन गई, दोनों एंड्स पर ये ओपन है, इधर भी ओपन है इधर भी ओपन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक कंप्रेशन रीजन इसमें चल रहा है, जब कंप्रेशन रीजन ऐसे मूव करते करते यहां पहुंचेगी ना, तो उसे एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन करने के लिए मौका मिलेगा, कैरेक्टर चेंज हो गया मीडियम का, ठीक, नेचर की बात नहीं हुई, कैरेक्टर की बात नहीं। अब मैं इसे क्या करता हूं, बंद कर देता हूं, ऐसे ऐसे बंद कर दिया। अब बताओ, जब ये चलेगी आगे, मूव करेगी, तो यहां पर वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन क्या मीडियम के कैरेक्टर में कोई बदलाव आया? क्या उस वेव को एक्सपेंड होने का मौका मिला? नहीं मिला। इस केस में एक्सपेंड होने का मौका मिला, इस केस में एक्सपेंड होने का मौका नहीं मिला। तो यहां पर इसी वजह से जब ओपन एंड है तो वहां पर हमारे पास कितने का फेस चेंज देखने को मिल रहा है, पाई का फेस चेंज। और अभी जब हम लोग क्लोज एंड की बात करेंगे तो वहां पर पाई का फेस चेंज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्या लिखोगे, P2 डेल्टा PM साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। भैया कुछ लोग ये पूछेंगे सर ये वाला माइनस कहां से ले आए? भैया ये वाला माइनस यहां से आ रहा है कि जो हमारी वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, वो माइनस एक्स डायरेक्शन में चलने लगेगी ना। इंसिडेंट वाली किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स, रिफ्लेक्टेड वाली किस में जाने लगेगी, माइनस एक्स। लो लिख देता हूं, माइनस एक्स डायरेक्शन, इसलिए यहां पर मैंने एक्स लिखा। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, P2 बराबर डेल्टा PM साइन पाई माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्या ये ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और तुम ये जानते हो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, पता ही होगा। तो बस वहां से देखो क्या मिला, P2 बराबर डेल्टा PM साइन के एक्स प्लस ओमेगा। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 बताई थी, इसे आपने इक्वेशन नंबर क्या बनाई, 2 बनाई। ये इंसिडेंट वाली है और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वाली है। दोनों का सुपरपोजिशन कराओ। नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या मिलेगा, P बराबर P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। P2 की वैल्यू कितनी है, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी है। डेल्टा PM कॉमन ले लो, साइन C माइनस साइन D की आइडेंटिटी लगा दो। तो तुम जानते हो कि साइन C प्लस साइन D की जो आइडेंटिटी होती है, C प्लस D लगेगा, वो होती है 2 साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। ये आइडेंटिटी पढ़ रखे होगे, इसी आइडेंटिटी का यूज कर लो। क्या वैल्यू मिलेगी, डेल्टा PM 2 टाइम्स आ जाएगा साइन C प्लस D, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स प्लस के एक्स अपॉन 2, 2 के एक्स/2 दैट इज साइन के एक्स। आ गया। ओमेगा टी के लिए देखो कॉस ओमेगा टी, यही टर्म आएगा। अब तुम यहां से देख सकते हो P बराबर दिस, ये टर्म, ये टर्म हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडिंग वेव को, ठीक, दैट इज दिस एक्सप्रेशन represents standing wave in air column, ठीक, एयर कॉलम में ओपन एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स पर ये ओपन है, ये एक्सप्रेशन, तो ये इससे इंपॉर्टेंट है, इसे टारगेट करते हैं और समझते हैं। सेम कंडीशन आ रही है बेटा
जब आपने स्ट्रिंग के केस में बनाया था कि बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग इज क्लोज्ड, उस केस में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो बना था वो क्या बना था, y इज इक्वल टू 2 या 2y साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। y नहीं था, a था, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। a इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे डेल्टा पीएम क्या है, डेल्टा पीएम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर। बात समझ में आई। अब आगे की कंडीशन डिराइव करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। ये जो टर्म देख रहे हो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का टर्म हमें बता रहा है कि हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा वो साइनोसाइडल फंक्शन होगा, वो फिक्स नहीं होगा। ठीक, पहली चीज, समय के साथ वो क्या करेगा, कॉस फंक्शन के साथ वेरी करेगा। सेम टू सेम कंडीशन जैसा कि ट्रांसवर्स वेव के केस में आया था, एट द बोथ एंड्स क्लोज्ड। यहां पर क्या है, बोथ एंड्स ओपन। समझ गए, कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं, कंडीशन डिराइव करते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली लाइन लिखी रहने दो। देखो बेटा, बहुत मजेदार चीज, ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड का फैक्टर है 2 डेल्टा पी एम साइन के एक्स, ये कब जीरो होगा यही समझना है। देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम, स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो। ध्यान से सुनो, कब, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एट एवरी टाइम, हर समय। फॉर, ये इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर द वैल्यू ऑफ साइन के एक्स बराबर जीरो। इस वैल्यू के लिए हर समय हमारे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए? तो साइन के एक्स बराबर जीरो, साइन कब होता है, एन पाई पर। ठीक, तो के एक्स बराबर कितना आ गया, एन पाई। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो। तो एक्स तुम्हारे पास आ जाएगा एन पाई अपॉन के। चलो एक्स नहीं निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं, के की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हो, इंटू एक्स बराबर एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, और एक्स बराबर एन लैम्डा बाई 2, जहां पर एन की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, स्टार्ट हो रही है। एक्स बराबर जीरो रखो, 1 2 3 एंड सो ऑन। एक्स बराबर जीरो पर क्या मिलेगा, जीरो। किस चीज के बारे में जीरो मिलेगा बताओ, मैं, एम्पलीट्यूड जीरो मिलेगा। किसका एम्पलीट्यूड है, प्रेशर का एम्पलीट्यूड। देख बेटा क्या लिखने जा रहा हूं, दैट इज पोजीशन, पोजीशंस हैं क्योंकि एन की वैल्यूज अलग अलग, एट विच प्रेशर इज जीरो। प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। और जिस जगह पर प्रेशर जीरो हुआ वो पोजीशन क्या कहलाती है ये बताओ, नोड कहलाती है कि एंटी नोड कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाती है नोड। तो ये कौन से नोड हुए, प्रेशर नोड हुए। बात समझ में आई? अभी देखो डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रटना कुछ नहीं है, सारी चीजें बस तुम्हारे सामने लिखी हैं, तुम उसे इवेलुएट करो, अपने आप हर कंडीशन पर तुम पहुंच जाओगे। ठीक, चलो देखो यहां पर
पोजीशन एट विच प्रेशर इज जीरो। आओ फाइंड करते हैं भैया, डायग्राम बनाते हैं, समझ जाओगे अपने आप। एक्स बराबर क्या किया जाए, जीरो की लिखा जाए, एन बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो। इस पॉइंट पर हमें क्या मिला, प्रेशर नोड मिला। देखो प्रेशर जीरो, प्रेशर जीरो होने का मतलब प्रेशर नोड्स मैं लिख दे रहा हूं, ये है हमारे भैया लोग प्रेशर नोड्स। ठीक, देखो मिला, एक्स बराबर जीरो पे प्रेशर नोड आया। एन बराबर वन रखो, एन बराबर वन, एक्स बराबर क्या आएगा, लैम्डा बाई टू। लो आया कि नहीं आया। अगर मैं इस ऑर्गन पाइप की लंबाई एल मान लूं, ध्यान से देखना, एल क्या है, लेंथ है किसकी, ऑर्गन पाइप। ठीक, ये सिचुएशन तुम्हारे पास क्या है, एक्स बराबर जीरो, ये सिचुएशन क्या है, एक्स बराबर लैम्डा बाई टू। मान सकते हैं ना, मानो आराम से। ठीक, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनाओगे, इसके लिए तुम कुछ नहीं बनाओगे, बोलोगे सर जी एल बराबर कितना आ रहा है, वन बाई टू, लैम्डा बाई टू आ रहा है। आगे देखो फिर, एक्स बराबर जीरो यहां पे था, बताना, एन बराबर वन रखा जाए, लैम्डा बाई टू, यहाँ कहीं आएगा लैम्डा बाई टू। फिर और ये कंडीशन, दिस इज एक्स बराबर लैम्डा बाई टू, दिस इज एक्स बराबर टू लैम्डा बाई टू। क्या सकता है, एन बराबर वन, एन बराबर टू, एन बराबर, सॉरी एन बराबर जीरो वन टू, ऐसे चल रहा है। क्या कुछ देर पहले तुम लोगों ने ऐसा कुछ डायग्राम नहीं देखा था, बोलो, प्रेशर नोड प्रेशर नोड प्रेशर नोड, दो प्रेशर नोड्स के बीच में प्रेशर एंटी नोड आता है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बनाओ जरा भैया। अगर हमारे पास टोटल लेंथ एल है, एल बराबर कितना आ गया, बोलो जल्दी, लैम्डा, यानी टू लैम्डा बाई टू आया, एन लैम्डा बाई टू। जनरली बात करते हैं, इन जनरल क्या निकल के आएगा, जल्दी बोल बेटा, इन जनरल एल बराबर एन लैम्डा बाई टू आएगा ना। यहां से लैम्डा की वैल्यू टू एल अपॉन एन, लैम्डा अगर मिल गया तो क्या मिलेगा, आगे जल्दी बोलो, फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी लैम्डा इंटू एफ बराबर बी, तो एफ बराबर बी अपॉन लैम्डा, बी लैम्डा की वैल्यू टू एल अपॉन एन, एन टू एल अपॉन, अरे यार, बी फाइव टू एल। क्या ये रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एनालिटिकल ट्रीटमेंट से नहीं किया था, किया था ना, फिजिकल एनालिसिस में आपने सीखा था। अब मैंने इसे मैथमेटिकली ये प्रूफ कर दिया कि एक्स की वो पोजीशंस हैं जहां पर हमें प्रेशर का नोड मिल रहा है, और हम ये जानते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जिस जगह पर प्रेशर नोड होगा उस जगह पर तुम्हारे पास क्या एग्जिस्टेंस आएगी, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड आएगी। समझ गए, तो ये था कॉन्सेप्ट बोथ एंड्स ओपन का। अब मैं सेम कॉन्सेप्ट लेकर के चलूंगा वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज का, उसके लिए मैं फिजिकल ट्रीटमेंट करा दूंगा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं कंडीशन लिख दूंगा, आप वापस उसी कंडीशन पर पहुंच जाओगे। समझ गए, चलो देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब केस सेकंड की बात होने जा रही है। केस सेकंड तुम्हारे पास होगा वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज। ये डायग्राम मैं पहले बना चुका हूं, ये वाला स्टार्टिंग में ही,
ये मैं दोबारा इसलिए बनाया ताकि तुम उन चीजों को समझ पाओ और कंपेयर कर पाओ जो प्रीवियस मैंने बनाया था। तो केस नंबर सेकंड, बोलो बेटा क्या है केस नंबर सेकंड? वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज्ड। एक एंड ओपन है और एक एंड क्या है, क्लोज है। समझे? ट्रीटमेंट कैसी चल रही है अभी? फिजिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, फिजिकल ट्रीटमेंट। चलो बनाओ। जैसे थोड़ी देर पहले दोनों एंड्स ओपन थे, दोनों एंड क्लोज थे, तुम लोगों ने वेरियस डिस्प्लेसमेंट नोड और एंटी नोड बनाए थे, वेरियस प्रेशर नोड और एंटी नोड बनाए थे। वही चीज मैं यहां करने जा रहा हूं। पहले डिस्प्लेसमेंट बनाऊंगा, फिर प्रेशर के लिए बनाऊंगा, और फिर जनरल कंडीशन बना देंगे। पहली कंडीशन, वेरियस डिस्प्लेसमेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक, चल बेटा, एक एंड ओपन, एक एंड क्लोज। लंबाई हमारे पास कितनी, एल। बताना, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। क्लोज्ड एंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, नोड बनता है, और ओपन एंड पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो यहां बनेगा नोड, यहां बनेगा एंटी नोड। देखो बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। ये एंटी नोड बना, ये नोड बना। ऐसे ही दूसरे केस में देखो, रटना कुछ नहीं है, अभी सब समझ में आएगा। नोड और एंटी नोड, ठीक। क्या मैं यहां पे भी एक नोड बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब नोड होगा, दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड भी आता है। आता है भैया, बिल्कुल आता है। तो लो हमें क्या, यहाँ एंटी नोड आएगा। तो लाओ कुछ ऐसे, ये देखो आया। फिर तीसरी कंडीशन बताओ, एक एंटी नोड, यहाँ पे नोड। अभी आपने एक नोड लाए थे, अब आप दो नोड लेके आइए। तो लो भैया ले आओ, नोड ले आओ, नोड ले आओ। ये ये देखो, समझ रहे हो? अब बताओ जरा कितनी लंबाई है? लंबाई तो इसकी एल ही चल रही है। यहाँ बताओ लैम्डा बाई फोर, तो एल बराबर वन लैम्डा बाई फोर। यहाँ बताओ भैया, एंटी नोड है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लैम्डा बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लैम्डा बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लैम्डा बाई फोर। लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, थ्री लैम्डा बाई फोर। तो एल बराबर थ्री लैम्डा बाई फोर। यहाँ बताओ फाइव लैम्डा बाई फोर। समझ में आ रहा कुछ? कौन सी हार्मोनिक्स बनने जा रही है, कौन से नोट्स बनने जा रहे हैं, कौन से टोन बनने जा रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक। जनरल एक्सप्रेशन तब बनाएंगे जब प्रेशर का बना लेते हैं। चलो, वेरियस प्रेशर नोट्स एंड एंटी नोट्स। बहुत सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। देखो, जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट नोड बना है, उस जगह पर प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। लो बन गया यहाँ पे एंटी नोड। ये रहा, ये है प्रेशर नोड। देखो, समझ गए? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नोड है, तो यहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो प्रेशर क्या है, मिनिमम। ठीक। फिर सिमिलर कंडीशन में ऐसा कुछ, ये देखो एक नोड आया, यहाँ पे एंटी नोड आया। देखो जस्ट उल्टा बन रहा है, और कुछ नहीं करना है।
तीसरे के लिए देखो, इसी का जस्ट उल्टा बना दो। समझ गए? प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर नोड, प्रेशर नोड। जरा लेंथ लिखो तो, एल बराबर लैम्डा बाई 4, एल बराबर 3 लैम्डा बाई 4, एल बराबर 5 लैम्डा बाई। इन जनरल, जनरल बोलोगे एल बराबर एन लैम्डा बाई 4। पक्का? सही है? सोच लो। बिल्कुल सही है यार। लेकिन एन की वैल्यू क्या बनेगी? 1 3 5 7 ये बनेगी ना। तो या तो तुम इस फॉर्म में लिख लो, या फिर और एल बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2, इस फॉर्म में लिख लो। सोच लो अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो छोड़ो, ऐसे लिख लो 2n+1 लैम्डा बाई 4, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0, n बराबर 1, ठीक, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 5, ऐसे आएगा 2 3 4 so on। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इस वैल्यू को लेकर के चल रहा हूं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए चीजें। समझना ये बात को। देखो अगर मैं यहाँ प्लस ना लिखूं, यहाँ माइनस लिखूं, चलो ये भी कंडीशन निकाल लें, 2n-1, क्योंकि कई बुक्स में या कई जगहों पर ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बेटा है वो एक ही चीज, समझा वो एक ही चीज को रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। बट तुम अपने दिमाग में बैठा के रखो कि सर हमें तो 1 3 5 7 ही मिल रहा है, तो जब 1 3 5 7 मिल रहा है यानी ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये कुछ और थोड़ी ना है सर, ये ऑड हार्मोनिक्स वाली कंडीशन है। तो बिल्कुल है, बोलो ऑड हार्मोनिक्स या ऑड ओवरटोन्स। समझ गए? यही तो कंडीशन लिखी है। अब देख सकते हो जब n बराबर 1 लिया था तुमने, तो ये हमारी फंडामेंटल बनेगी, फंडामेंटल नोट। जब तुम n बराबर, यहाँ देखो मजेदार चीज देखना, n बराबर 1 पे फंडामेंटल नोट। अब तुम बोलोगे सर जी n बराबर 3 आ गया तो हम यहाँ सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप ये चीज याद रखो, ये वाला रिजल्ट याद रखो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना है। देखो कैसे, n बराबर 2 अगर रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? 2 2 जा 4 -1 दैट इज 3 लैम्डा बाई 4, यही वाली कंडीशन आएगी ना। सेकंड ही तो आ रहा है, फंडामेंटल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन। ये स्टार्ट करोगे n बराबर 0 लिखोगे तो l बराबर लैम्डा बाई 4, फंडामेंटल नोट। n बराबर 1 यानी 3 लैम्डा बाई 4, तो हमारे पास ये लैम्डा वैल्यू आएगी। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, इस तरीके से आगे वैल्यू बनेगी। तो चलो इसी को याद रखो, ऊपर वाली इन दोनों कंडीशंस को, नीचे वाले पे मत आओ, ठीक है? और यहां से सो लैम्डा की वैल्यू तुम पता ही कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ बराबर स्पीड, एफ लैम्डा की वैल्यू ओवर एल 2n+1 बराबर v। तो यहां से f की वैल्यू आएगी 2n+1 v बाई 4l, और n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी। कब? जब हमारे पास एक एंड ओपन और एक एंड क्या हो, क्लोज हो। समझ गए? तो ये था हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट। तो इसे तुम लिख लेना, फंडामेंटल नोट। ये है तुम्हारे पास फर्स्ट ओवरटोन, ये है तुम्हारी सेकंड ओवरटोन, एंड सो। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने चाहते हो तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में क्या बोलोगे? सर हमारे पास एक वेव है इंसिडेंट वाली, तो इंसिडेंट के लिए डेल्टा पी बराबर या P1 बराबर डेल्टा पी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये लिख दोगे। हाँ, एक चीज यहाँ पर
अच्छी आ जाएगी। वो अच्छी ये होगी कि जब क्लोज्ड एंड आएगा तो क्लोज्ड एंड पर कोई भी पाथ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। समझ गए? तो अगर कहो तो मैं इसे प्रूव कर देता हूं। चलो इसे प्रूव ही कर देते हैं, खत्म ही करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का काम है बस। फिजिकल एनालिसिस हो ही गई है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है। सिंपल सा खेल है। देखो, इसका हम करते हैं एनालिटिक ट्रीटमेंट। थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि प्रीवियस वाला ही है। हमारे पास P1 है डेल्टा PM साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये तुम्हारी हो गई इंसिडेंट वेव, किस डायरेक्शन की? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की। P2 तुम्हारे पास डेल्टा PM साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये तुम्हारे पास हो गई रिफ्लेक्टेड वेव, किस डायरेक्शन की? माइनस एक्स डायरेक्शन की। ध्यान रखिएगा, रिमार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अकर्ड एट क्लोज्ड एंड, जब क्लोज्ड एंड पर रिफ्लेक्शन होगा, नो फेज चेंज। ठीक, चेंज की स्पेलिंग चेंज फॉर प्रेशर वेव। प्रेशर वेव के लिए कोई फेज चेंज नहीं। रिफ्लेक्शन अकर्स एट ओपन एंड, ओपन एंड पर जब होगा तब पाई फेज चेंज आएगा, किसके लिए? फॉर प्रेशर वेव, प्रेशर वेव की। समझ गए? ये रिमार्क है। दोनों का सुपरपोजिशन ले लो, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करने से पहले तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस साइन, तो ये वैल्यू तुम्हें मिलेगी कुछ इस तरीके से। पूछोगे सर क्यों? बेटा देखो, जैसे ही माइनस साइन कॉमन लिखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन माइनस ब्रैकेट में के एक्स प्लस ओमेगा टी। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज लिख दी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करो तो P बराबर क्या बनेगा? P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? डेल्टा PM साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। P2 की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस वाला आ गया, माइनस डेल्टा PM साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। भैया साइन C माइनस साइन D की आइडेंटिटी लगाओ और प्रेशर के लिए इक्वेशन पाओ। समझ गए? तो प्रेशर के लिए इक्वेशन जब बनाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ जरा। यूजिंग साइन C माइनस साइन D, क्या वैल्यू बनेगी? 2 sin C - D/2 cos C प्लस D/2। यही आता है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस आता, वो माइनस होता। इतना ही करते हैं। ठीक, तो P बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा PM। चलो बताओ, C माइनस डी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ यार, एक लाइन और। के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी बाई 2। और कॉस के लिए क्या बनाओगे? C प्लस डी। कॉस C प्लस डी क्या होगा बेटा बताओ जल्दी। के एक्स प्लस सॉरी माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2। जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दो, जो बच जाए उसे रोक लो। डेल्टा P 2 डेल्टा PM, यहाँ पे -2 ओमेगा आएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन माइनस ओमेगा टी आएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। यहाँ देखो,
कॉस के एक्स प्लस के एक्स टू के एक्स, टू से टू डिवाइड कॉस के एक्स, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, टू पी एम कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। दिस इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड या एक्सप्रेशन फॉर, लिख देता हूं, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, ठीक, इन ऑर्गन पाइप विच इज ओपन एट वन एंड, जो कि एक एंड पर क्या हो, ओपन हो। अब मुझे बताओ, जैसा कि तुमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था, ठीक है, कि ये एम्पलीट्यूड देख सकते हो स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर लिखा है, चलो स्टैंडिंग वेव ले, स्टैंडिंग वेव, ठीक है, इन ऑर्गन पाइप। अब ये बताओ, जो ये टर्म है टू डेल्टा पी एम कॉस के एक्स, ये कैसा है, ऑक्सिलेटरी है, मतलब ऑक्सिलेटरी होगा, साइन और के एक्स के कॉस के फॉर्म में ही चलेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये है। आगे तो साइन ओमेगा टी है ही है, ऑक्सिलेटरी टर्म है, ये बता रहा है कि हमारा ऑक्सिलेशन परफॉर्म होगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा था कि सभी समय के लिए, ऑल टाइम के लिए, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड जीरो होगा। कब, जब ये फैक्टर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बस इतना लिखो और कहानी खत्म करो। सिंपल सा केस है बेटा। हाँ, ये जो रिमार्क मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, इस रिमार्क को दिमाग में बैठा लेना, लाल हरे काले नीले डब्बे बंद कर लेना, इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि मैंने कई ऐसे, देखो ये भी एक पॉइंट है जो चीज तुम्हें इस पूरे डेरिवेशन में काम आएगी, ठीक है। तो हियर द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम open at one end becomes zero for every time, for every time at every cos kx बराबर जीरो, सभी वैल्यूज के लिए जीरो होगी। बताओ कब होती है, कब जीरो होती है, cos पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, थ्री पाई बाई टू, बताओ जीरो, तो क्या मैं इसे लिखूं, टू एन प्लस वन पाई, या एन प्लस वन बाई टू पाई, दोनों बातें सेम है, सही है। अगर मैं लिखता टू एन प्लस वन पाई बाई टू, या मैं लिख दूं एन प्लस वन बाई टू पाई, दोनों एक ही चीजें हैं। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट के एक्स बराबर एन प्लस वन बाई टू पाई, के की वैल्यू तुम्हें पता है, टू पाई बाय लैम्डा होती है, एन प्लस वन बाई टू पाई, पाई से पाई को क्या करो, कैंसिल करो, एक्स की वैल्यू लेके आओ, एन प्लस वन बाई टू लैम्डा बाई टू। इन वैल्यूज के लिए हमारी जो प्रेशर वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो लिखो, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज जीरो। समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। एन की वैल्यू कहां से कहां वेरी कराओगे, बताओ एन की वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, ये है टर्म। चलो अगर लेंथ के केस में बात करना चाहते हो तो एक दो डायग्राम बना लेता हूं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। ध्यान से देखना बेटा, ये कंडीशन, ये हमारे पास एल लंबाई थी, ठीक है,
x बराबर 0 हमारे पास है। बताना जरा, क्लोज्ड एंड पे प्रेशर का क्या बनेगा, नोड या एंटी नोड? क्लोज्ड एंड पे प्रेशर का क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, बिल्कुल बनता है। और इसी का जस्ट उल्टा कर लो, ओपन एंड पे क्या बनता है, प्रेशर का नोड बनता है। तो यहाँ पे प्रेशर का क्या बनेगा, चलिए बताओ, ओपन एंड है ना, प्रेशर का नोड बनेगा। बताना, यहाँ पे देखिए n बराबर 0 तुमने अगर किया, ठीक, n बराबर 0 किया तो x बराबर लैम्डा बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ ये वाली कंडीशन आएगी, ये x बराबर लैम्डा बाई 4 मिलेगी। सिमिलर कंडीशन में आगे बढ़ाओगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेशर का नोड मिल रहा है, यहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड मिल रहा है, प्रेशर का एंटी नोड, प्रेशर का नोड। कुछ इस तरीके से बताना जरा, प्रेशर नोड, प्रेशर नोड, वैल्यू कितनी आएगी देखना, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। तो एल की वैल्यू 1 लैम्डा बाई 4, एल की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4। इन जनरल, इन जनरल एल बराबर क्या लिखोगे, एन लैम्डा बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एन की वैल्यू कहाँ से वेरी कराएंगे, 1 3 5 7 लिखेंगे, और हार्मोनिक्स दिखेगी। और एल बराबर हम ये लिख सकते हैं एन प्लस 1/2 लैम्डा बाई 2। क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। एन की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यही तो चल रहा था, समझ गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर एल हमें मिल गया तो हम यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी बताना जरा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, बातें एक ही है। तो लैम्डा बराबर हमें वैल्यू देगा 4l अपॉन 2n प्लस 1। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, तो 4l 2n प्लस 1, और n की वैल्यू 0 1 2 एंड सो, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके केस में जब हमारे पास हमारी ऑर्गन पाइप या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक एंड से ओपन हो और एक एंड से क्लोज्ड हो, ठीक। तो आई थिंक आपको स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम डीपली समझ में आया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बेटा देखो इसकी फिजिकल एनालिसिस भी कराई है और इसकी एनालिटिकल एनालिसिस भी कराई है। मतलब मैथमेटिकली भी मैं तुम्हें वो चीज प्रूव करके दिखा रहा हूँ जो आप डायग्राम से देख रहे हैं, समझ गए। तो आज मैं इसी लेक्चर को इसी पर क्लोज करता हूँ, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नए टॉपिक।